हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज राहुल सिंगला और आपका एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज में स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो आपने देखी थी यूरोपियन पेनिट्रेशन की, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को डिस्कस करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछती है जहां पे वो कोई पर्टिकुलर इवेंट ले लेते हैं, लाइक हमने यहां पे लिया है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो वो कोई भी एरा ले सकते हैं, कोई भी मूवमेंट ले सकते हैं और उसके रिलेटेड आपको बोल सकते हैं कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था। तो अगर मैं बात कर रहा हूं रिवोल्ट ऑफ 1857 की, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारे पास चार ऑप्शंस है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड रिपन। याद रखना, ये चारों ही गवर्नर जनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं ब्रिटिश रूल के टाइम पे। बट अपने को क्या बताना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था। तो फटाफट कमेंट सेक्शन पे आप इसका आंसर दीजिए, हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसका हम अगर आंसर देखें तो इसका आंसर क्या है? सोल्यूशन सी, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखना, लॉर्ड कैनिंग से पहले लॉर्ड डलहौजी आए थे। अगर हम इन दोनों का टाइम पीरियड लें तो गवर्नर जनरल अगर हम लड़ाई से पहले करें रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे, तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और जैसी रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म होती है उसके बाद क्वींस का प्रोक्लेमेशन आता है, जिसके बाद गवर्नर को एक टाइटल दे दिया जाता है वॉइस रॉय का। तो हमारा पहला वॉइस रॉय एंड गवर्नर जनरल भी कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। तो याद रख लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ, तो पहले वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि ये एसोसिएटेड किसके साथ है? रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ। गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको प्लीज याद रखिए। यहां पे लिखा भी हुआ है कि ये लास्ट गवर्नर जनरल थे किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। और अगर मैं वैसे बात करूं लॉर्ड कैनिंग की, तो वो फर्स्ट वॉइसरॉय एंड गवर्नर जनरल थे इंडिया के ड्यूरिंग द ब्रिटिश क्राउन। क्लियर है जी इतनी बात? तो इसका सोर्स देख सकते हैं, क्लास 8 की एनसीईआरटी अवर पास 3 चैप्टर 5 पेज नंबर 52। यहां पे हमने बहुत ज्यादा बोल्ड में इसे मार्क कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 विद देयर एसोसिएटेड प्लेसेस। तो हमारे पास कुछ लीडर्स हैं और कुछ प्लेसेस हैं, जैसे कि यहां पे थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। तो लीडर्स हैं हमारे पास बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान एंड जनरल बख्त खान। और प्लेसेस है हमारे पास लखनऊ, बरेली, फैजाबाद एंड दिल्ली। तो क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ए 1 एंड 3, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 4 एंड डी 1, 2 एंड 3। याद रखना, जब भी हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की, तो अगर मैं उसकी बात करूं रिवोल्ट की, तो वो ज्यादातर जो स्प्रेड थी, इट वाज स्प्रेड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। तो ये जितनी भी प्लेसेस है रिवोल्ट की, आप देख सकते हैं, इट कम्स इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। तो उस टाइम पे हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स थे उस एरिया के जो उस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। तो हमें इसमें बताना है कि करेक्टली मैच कौन से हैं। तो ऑप्शंस है लखनऊ का बेगम हजरत महल, बरेली में कुंवर सिंह, फैजाबाद में खान बहादुर एंड दिल्ली में जनरल बख्त खान। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्टली मैच क्या है। अब फटाफट इसका आंसर दीजिए, हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सी, दैट इज, अगर मैं बात कर रहा हूं लखनऊ की, तो वो बिल्कुल सही था कि उधर कौन थे? बेगम हजरत महल। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो बिल्कुल ठीक है, वहां पे कौन थे? जनरल बख्त खान। बट अगर मैं बात करूं खान बहादुर कहां पे थे? बरेली में थे। खान बहादुर खान कहां थे? बरेली में थे। और जो कुंवर सिंह थे वो कहां के थे? बिहार के थे। तो ठीक है गाइस, तो सही ऑप्शन क्या है हमारी? जो लखनऊ वाला करेक्ट है और दिल्ली वाला करेक्ट है, दैट इज लखनऊ का बेगम हजरत महल एंड दिल्ली के जनरल बख्त खान। ये जो जनरल बख्त खान थे, यहां पे जो रिवोल्ट लीड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अंडर बहादुर शाह जफर। किसके अंडर कर रहे हैं? बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली से लीड कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो ध्यान रखना, पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैच द फॉलोइंग के प्लेसेस कौन थी, उधर का लीडर कौन था, और उस एरिया में रिवोल्ट को सप्रेस किसने किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि झांसी की अगर मैं बात करूं, झांसी में हमें पता है कि लीडर कौन था रिवोल्ट का? रानी लक्ष्मी बाई। कौन थी? रानी लक्ष्मी बाई। पर उस जगह पे रिवोल्ट को सप्रेस किसने किया था? उधर एक इंग्लिश एक सोल्जर था जिसका नाम था ह्यू रोज। क्या नाम था? ह्यू रोज। तो इस तरीके से जितने भी प्लेसेस हैं आपको सब पता होनी चाहिए कि रिवोल्ट की कौन कौन सी थी और वहां पे लीडर कौन सा था रिवोल्ट का और उसको सप्रेस किसने किया। जैसे कि मैंने आपको एक उससे उदाहरण देके बताया है रिलेटेड टू झांसी। इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, क्लास 8 की एनसीईआरटी अवर पास 3 चैप्टर 5 पेज नंबर 57 टू 58। क्लियर है जितनी बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following was the immediate cause of revolt of 1857? तो यहां से पूछा गया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट कॉज क्या था।
पहला ऑप्शन है अबॉलिशन ऑफ कल्चर ऑफ सती, सेकंड लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज, थर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, फोर्थ ओपनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, कल्चर ऑफ सती को अबॉलिश किया, विडो रीमैरिज को लीगलाइज किया, इनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन एंड डी ओपनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स। अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं तो याद रखना एक मूवी आई थी मंगल पांडे, उसमें क्लियरली बता रखा था कि क्या एक वजह थी जिसकी वजह से सीपॉय म्यूटनी एकदम से स्टार्ट हो गई थी। उसका मेन रीजन क्या था कि वहां पे एक नई राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ था जिसे हम कहते हैं इनफील्ड राइफल। किसका हुआ था? इनफील्ड राइफल का। सबसे बड़ा र्यूमर था उस टाइम पे, इस बात को पूरा पुख्ता नहीं कह सकते हैं, कि उसमें जो कार्ट्रिज भरी जाती थी उसको ग्रीस किया गया था काऊ और पिग के मीट के साथ, और उसको पहले बाइट ऑफ करना पड़ता था। तो लोगों को लगता था, जो सोल्जर्स वहां पे काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, कि ये उनके रिलीजन के अगेंस्ट है, बोथ हिंदूज के केस में भी और मुसलमानों के भी केस में, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स के केस में हम कह सकते हैं कि वो उनके रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा था। तो एक तरह से ये कैटलिस्ट का काम करता है कि जो ट्रिगर कर देता है रिवोल्ट ऑफ 1857 को। तो सही आंसर क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। अगर हम बात कर रहे हैं जो कार्ट्रिजेस थी उसको ग्रीस किया गया था किसी बीफ एंड पिग फैट के साथ। क्लियर है जी इतनी बात? तो इसका सोर्स क्या है? क्लास 8 की एनसीईआरटी अवर पास 3rd चैप्टर 5th पेज नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सब्सिडरी अलायंस ड्यूरिंग द कंपनीज रूल। याद रखना एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ले ने 1798 में जिसका नाम पड़ा था सब्सिडरी अलायंस। तो उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कि उनमें से करेक्ट कौन सी है। ठीक है, तो पहली बार आप याद कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कि इंडिया में सब्सिडरी अलायंस का एक्सपेरिमेंट किसने किया था। फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। पर अगर मैं बात करूं सब्सिडरी अलायंस की, तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं तो 1798 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ले, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बट इंडिया में पहली बार यूज नहीं हुआ था, उससे पहले भी कोई इसे यूज कर चुका था। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में से बताइए। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली स्टेटमेंट है, अंडर द सिस्टम द रूलर ऑफ इंडियन स्टेट वॉज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट permanent stationing of a British force. Second, under this statement British promised not to interfere in the internal affairs of the state. Third, Indian states were not allowed to employ any European without the approval of the British. तो तीन स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सी है। तो सीधा बताना है करेक्ट कौन सी है। A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D all of the above। तो इसके सोल्यूशन में चलने से पहले एक एक स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं ताकि इसको अच्छे से हम क्लियर कर सके। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि रूलर ऑफ इंडियन स्टेट को एक्सेप्ट करना पड़ना था क्या? ब्रिटिश फोर्स की परमानेंट स्टेशनिंग। तो सबसे पहला अगर मैं फीचर बोलूं सब्सिडरी अलायंस का था ही ये कि हर एक जो भी स्टेट्स थे हमारे अंदर प्रिंसली स्टेट से, उनको क्या कहा गया कि आपके यहां पे परमानेंट एक फोर्स रखी जाएगी ब्रिटिश की, जिसे मेंटेन किसे करना पड़ेगा? इंडियन स्टेट को ही मेंटेन करना पड़ेगा। अब ब्रिटिश की जिम्मेवारी नहीं होगी, बट वहां पे उनके एरिया में परमानेंट स्टेशन हो जाएगी, जहां तो आप उनको पे करो कैश में या उनको पे करो लैंड के थ्रू या उनको जगीर वगैरह प्रोवाइड कर दो। तो सीधी सी बात क्या थी? अब ब्रिटिश की फोर्स जो थी प्रिंसली स्टेट्स की बाउंड्री में आके स्टेशन हो गई। ये सबसे पहला फीचर था किसका? सब्सिडरी अलायंस का। सेकंड स्टेटमेंट, अंडर द सिस्टम ब्रिटिश प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। पहली बात, जो ब्रिटिश ने ये सब्सिडरी अलायंस लेके आए उनका पहला मोटिव यही कहने का था प्रिंसली स्टेट्स को कि हम ये सब जो कर रहे हैं कि आपके ब्रिटिश फोर्स स्टेशन कर रहे हैं या कोई ऐसा रेजिडेंट लेके आएंगे, एक्सटर्नल मिनिस्टर लेके आएंगे जो आपस में जो आपके डिफरेंट स्टेट्स के साथ बातचीत करेगा, एम्बेसडर का काम करेगा, वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेयर ना कर सकें। इसी प्रोटेक्स्ट में लेके आया गया था और इसी प्रोटेक्स्ट में डिफरेंट प्रिंसली स्टेट से ये साइन करवाया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट में। एंड थर्ड स्टेटमेंट, इंडियन स्टेट्स वर नॉट अलाउड टू एम्प्लॉय एनी यूरोपियन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश। और उन्होंने सीधी बात बोल दी कि आप किसी भी दूसरी यूरोपियन पावर के साथ दोस्ती नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश। तो तीनों स्टेटमेंट ही हमारी क्या है? करेक्ट है। तो अगर इसका मैं बेस बताऊं सब्सिडरी अलायंस का, तो वो बेसिकली क्या था? इंडिया के अंदर उनको इंटरनल रिवोल्ट्स का खतरा था फ्रॉम निजाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर से और मराठा से, और दूसरी तरफ उनको एक्सटर्नल नेपोलियन के अटैक से डर था। तो दोनों चीजों को काउंटर करने के लिए और अपनी पोजीशन को, अपनी आर्मी को एक्सपैंड करने के लिए एट द एक्सपेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, वो एक सिस्टम लेके आए जिसका नाम क्या पड़ा? सब्सिडरी अलायंस। और इसका एक और नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, क्योंकि एक तरह से अपने सोल्जर्स को स्टेशन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्गाइज, कि कभी भी आने वाले टाइम पे माल एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में हम इन स्टेट्स को क्या कर सकते हैं? अनेक्स कर सकते हैं, जो कि उन्होंने किया ड्यूरिंग आफ्टर 1848।
क्लियर है जितनी बात? तो सही आंसर क्या है इसका? डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। एक्सप्लेनेशन अभी हम डिटेल में इसकी पढ़ चुके हैं। इसका सोर्स देख सकते हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री चैप्टर 11 पेज नंबर 296। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द सीपॉयज प्रोक्लेम बहादुर शाह एज देयर लीडर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? एक चीज याद रखना कि मेरठ में इसको लॉन्च किया गया था 10 मई 1857 को, रिवोल्ट ऑफ 1857 को, और उसके बाद जितने भी सीपॉयज थे वो सारे के सारे दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गए, दिल्ली की तरफ चलना शुरू कर दिया और उन्होंने जाके बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर कर दिया क्या? एज देयर लीडर, ताकि एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल सके। किसको? रिवोल्ट को। क्या मिल सके? एक तरह से पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल सके रिवोल्ट को। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? टू गिव अ पॉजिटिव पॉलिटिकल मीनिंग टू द रिवोल्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि वो ऐसा मीनिंग देना चाहते थे जिस वजह से उन्होंने उनको डिक्लेयर किया क्या? बहादुर शाह को एज देयर लीडर। सेकंड स्टेटमेंट है बहादुर शाह बीइंग द मुगल एम्परर वाज वेरी पावरफुल एंड एक्टिव अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो लास्ट के रूलर्स थे आफ्टर औरंगजेब, ये बहुत ज्यादा वीक होने शुरू हो गए थे। क्योंकि ये वीक होने शुरू हो गए थे तभी ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया था। अगर ये स्ट्रांग होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती किसकी? रिवोल्ट की। क्योंकि ये स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि ये वीक हो चुके थे, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ चुका था और उन्होंने ऐसी कुछ पॉलिसीज लगाई थी जिसकी वजह से ये रिवोल्ट सिमर कर रही थी और ट्रिगर हो जाती है किसकी वजह से? हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल की वजह से। तो बहादुर शाह कभी भी पावरफुल एंड एक्टिव नहीं था, वो तो सीपॉयज ने जाके उसे एक तरह से लीडर डिक्लेयर कर दिया क्या? एज देयर लीडर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। इतना ही नहीं, बहादुर शाह ने पहले भी लेटर में ब्रिटिश को वार्न कर दिया था कि ऐसी कोई रिवोल्ट होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो लेटर पहले से लिख रहा है तो ही कांट बी अ पावरफुल एंड एक्टिव रूलर, बट इट वाज जस्ट ही ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 ही फाइनली साइडेड विद किसके साथ? सीपॉयज के साथ, ताकि एक तरीके से वो भी उस एक तरह से फोर्स्ड डिसीजन ही आप उसको कह सकते हो किसका? बहादुर शाह जफर का। तो सही स्टेटमेंट क्या है? वन ओनली। तो आंसर क्या है हमारा? ए ऑप्शन। क्लियर है जी? इसका सोर्स देख सकते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी अवर पास 3 चैप्टर 5 पेज नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857? अब कह रहे हैं कि बहुत सारे सेक्शंस थे ना, उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को सपोर्ट नहीं किया। कुछ अगर हम बात करें प्रिंसली स्टेट्स की बात करें, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। तो उसका कारण क्या था? क्वेश्चन में पूछा गया कि मॉडर्न इंडियन एजुकेटेड इंडियंस ने क्यों नहीं किया। पहला, दे वांटेड टू प्रिजर्व इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। सेकंड, दे हैड फेथ इन फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी। थर्ड, they believed that the British rule would help India modernize, and D option both A and B। अब इसका फटाफट आंसर दीजिए। अगर मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की कंटेक्स्ट की बात करूं तो हमने इमीडिएट कारण पढ़ा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल था, बट वो एक इमीडिएट कॉज था। उसके पीछे बहुत सारे और भी रीजन से रिवोल्ट ऑफ 1857 के, जैसे कि कुछ सोशो रिलीजियस कॉजेज भी थे। कुछ सोशो रिलीजियस कॉजेज भी क्या थे? इसके अंदर थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर। उनमें से कुछ लॉज थे जो ब्रिटिश ने इनेक्ट किए थे, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ सती, लीगलाइजेशन ऑफ विडो मैरिज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब जो मॉडर्न इंडियन एजुकेटेड सोसाइटी थी, उनको लगता था ये जो ब्रिटिश ने किया है बिल्कुल ठीक किया है, इससे हमारी सोसाइटी क्या हो जाएगी? मॉडर्नाइज हो सकती है, बिकॉज दे इन देयर व्यू ब्रिटिश इज डूइंग द राइट थिंग, कि वो ऐसे काम कर रहे हैं जो कि कस्टम्स एंड सुपरस्टिशंस को क्या कर रहे हैं? उनके अगेंस्ट हैं। बट जो लोकल इंडियंस थे, बाकी इंडियंस थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके वो क्या था? खिलाफ था। क्या? उनके सोशल रिलीजियस कस्टम्स के अगेंस्ट। दैट इज वाई वो पार्टिसिपेट करते हैं और मॉडर्न इंडियन एजुकेटेड इंडियंस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ब्रिटिश रूल ठीक है और वो हमारी सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेगा। तो सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, दैट इज दे बिलीव दैट द ब्रिटिश रूल वुड हेल्प देम मॉडर्नाइज। क्लियर जी? इसका सोर्स देख सकते हैं ओल्ड एनसीईआरटी बाय बिपिन चंद्र चैप्टर 6 पेज नंबर 117। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। पहला, रिबेल्स मतलब जो रिवोल्ट कर रहे हैं इंडिया की तरफ से 1857 की, दे लैक्ड अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और विजन फॉर अ फ्यूचर सोसाइटी। सेकंड, दे वर शॉर्ट ऑफ मॉडर्न वेपन्स। थर्ड, दे डिड नॉट हैव कॉमन प्लान ऑफ मिलिट्री एक्शन और सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ 1857? कह रहे हैं कि हमारे 1857 की रिवोल्ट के फेलियर क्या थे। उनमें ये 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी सही स्टेटमेंट है। 1 and 2, 2 and 3, C 1 and 3 एंड D ऑल ऑफ द अबव।
अगर मैं पहली बात बोलूं, अगर हमारी 1857 की रिवोल्ट फेल करी, कोई भी रिवोल्ट का फेल करने का कारण होता है कि अगर आपकी लीडरशिप सेंटर पे स्ट्रांग नहीं है, आपका एक ऐसा रूलर नहीं है जो आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सके। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट, कि हमारे पास कोई भी सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं थी। दूसरी चीज, अब जो भी लोग इस लड़ाई में लड़ रहे थे उनको यही नहीं पता था कि वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, बिकॉज एवरीवन वाज फाइटिंग फॉर देयर ओन ग्रीवियंस, कि पेजेंट को मनी लैंडर से दुश्मनी है, ठीक है, सीपॉयज को इनफील्ड राइफल से दुश्मनी है, डिफरेंट डिफरेंट कारण थे। जो मिलिट्री में थे उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही थी। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उनका कॉमन पॉलिटिकल एक्शन क्या होना चाहिए, कॉमन पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे नेशनलिज्म की फीलिंग ही नहीं है, एज अ इंडिया की फीलिंग ही नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ही नहीं है कि हमारी फ्यूचर सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। थर्ड चीज, अब जो ब्रिटिश थे उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, गन्स वगैरह थी, और जो इंडियंस थे बेसिकली दे वर फाइटिंग विद बोज एंड एरोज एंड आउटडेटेड टूल्स के साथ, जिसकी वजह से ये भी एक ड्रॉबैक बनता है किसका, फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है जी? आप इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में बाद में से पढ़ सकते हैं। इसका सोर्स देख सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी बाय बिपिन चंद्र, चैप्टर 6, पेज नंबर 118। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following supported the British during the revolt of 1857? किस किसने सपोर्ट किया रिवोल्ट में 1857 को? जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने हेल्प करी थी कि रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, तो वही पूछा गया है कि ऐसे कौन से थे जिन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, तो पहला है निजाम ऑफ हैदराबाद, बी सिंधिया ऑफ ग्वालियर, सी कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर। क्या कह रहे हैं, पहला है हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। पहला ऑप्शन है निजाम ऑफ हैदराबाद, सेकंड सिंधिया ऑफ ग्वालियर एंड थर्ड कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर। तो हमें सही स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, ए 1 ओनली, बी 3 ओनली, सी 2 and 3 एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इनमें से किन्होंने किस किस को सपोर्ट किया था? तो याद रखो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। दैट इज जो कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने ब्रिटिश को तो सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया। याद रखना क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है, यहां पे होना चाहिए था कि जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया ब्रिटिश को, तो जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया ब्रिटिश को वो कौन है, कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर। बाकी जो दो थे निजाम ऑफ हैदराबाद एंड सिंधिया ऑफ ग्वालियर, उन्होंने दोनों को सपोर्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, इसमें पूछा क्या गया है कि किन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो सपोर्ट किसने नहीं किया, कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर ने। बाकी निजाम ऑफ हैदराबाद, सिंधिया एंड ग्वालियर और मान सिंह ने उन्हें सपोर्ट किया था। क्लियर है? इसका आप सोर्स देख सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी बाय बिपिन चंद्र, चैप्टर 6, पेज नंबर 149। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पूछ रहे हैं कि क्या क्या रेफरेंस में स्टेटमेंट्स में करेक्ट है ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। पहला है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पास्ट बाय यूरोपियन स्कॉलर्स, सेकंड द सोशल रिफॉर्म एंड ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, थर्ड ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग द लैंड्स बिलोंगिंग टू टेंपल्स एंड मॉस्क्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिलीजियस कॉजेज ऑफ डिसकंटेंट अमंग द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। कहते हैं कि जो सोशो रिलीजियस ऐसा कॉज कौन से थे, अपने ऊपर वाली तीन स्टेटमेंट थे जो कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जाते हैं। तो हमें बताना है कि क्या रिवोल्ट ऑफ 1857 में इन तीनों में से रिलीजियस कॉजेज कौन से थे जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई। तो ऑप्शन क्या है, 1 and 2, बी 2 and 3, सी 1 and 3 एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अभी मैंने पीछे बात बोली थी कि जैसे कि मेजर्स लिए गए थे, abolition of sati, legalization of widow remarriage, that did not go well down with the Indians. Modern educated Indians को फर्क पड़ता था, उनको लगता था कि मॉडर्नाइज होगी सोसाइटी, बट अगर मैं बात करूं इंडियंस को, उनको था कि उनके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के खिलाफ ब्रिटिश एक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट वाज अ सोशल रिफॉर्म एंड ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक बेसिकली किसका कारण बनता है, डिसकंटेंट का कारण बनता है, जो एड किस में करेगा, रिवोल्ट ऑफ 1857 में। थर्ड स्टेटमेंट बता रही है कि ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग द लैंड्स, बिल्कुल सही है। तो यहां पे उन्होंने जो टैक्स करना शुरू कर दिया था टेंपल्स एंड मॉस्क को, वो भी एक तरह से क्या बनेगा, रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करेगा और कारण बनेगा रिवोल्ट ऑफ 1857 का। पहला बिल्कुल भी कारण नहीं बनेगा, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पास्ट बाय यूरोपियन स्कॉलर। तो सही स्टेटमेंट क्या है, बी ऑप्शन, दैट इज 2 and 3। क्या आंसर है, बी 2 and 3। वो बेसिकली जो रीडिस्कवरी हुई है वो साइकोलॉजिकल बूस्ट दे रही है एजुकेटेड इंडियंस को, उसका 1857 रिवोल्ट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका सोर्स देख सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी बाय बिपिन चंद्र, चैप्टर 6, पेज नंबर 136। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर ब्रॉट इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर सीपॉय म्यूटिनी। कह रहे हैं कि जब सीपॉय म्यूटिनी खत्म हुई, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म होगी, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस लाए गए। पहला स्टेटमेंट,
कंपनी रूल वॉज पुट टू एंड, पावर टू गवर्न इंडिया वॉज शिफ्टेड टू ब्रिटिश क्राउन। अभी मैंने पीछे बताया था कि 1857 पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद डायरेक्ट ओवरटेक किसने कर लिया था? ब्रिटिश क्राउन ने, थ्रू क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड, हु वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। अभी ये पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, उधर मैंने बताया था गवर्नर को टाइटल मिला वॉइसरॉय का, ये तो एक चीज थी। दूसरी चीज एक हुई कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोजीशन बना दी गई जिसको 15 मेंबर्स की काउंसिल दे दी गई, और वो बेसिकली वर्क कहां से कर रहे थे? ब्रिटेन के थ्रू ही काम कर रहे थे, क्योंकि वो मेंबर किसका था? ब्रिटिश कैबिनेट का। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट अभी डिस्कस करिए कि ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट। तो सही आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या है? डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इसका सोर्स देख सकते हैं हम, क्या है इसका सोर्स? है क्लास 7th अवर पास 3rd चैप्टर 5th पेज नंबर 60। ठीक है गाइस, तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही। हमने बेसिकली डिटेल में डिस्कस किया है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों हुई, उसके कारण क्या थे, कुछ सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल कॉजेस को डिस्कस किया, और उसके आफ्टरमाथ में क्या क्या चेंजेस आए, कि जिसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या क्या चेंजेस आए, जैसे कि हमने अपने लास्ट 10th क्वेश्चन में उसके डिस्कस किया है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस को नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।